हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपको सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उन इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन विभव पता होना चाहिए। और हमने आपको पिछली क्लास में एक कह सकते हैं वोल्टिक सेल, जो कि एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल होता है, उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करके भी दिखाया था। आज वहीं से क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम यह समझने वाले हैं कि जब हम किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो हम किस प्रकार से यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा। यह आप कैसे डिसाइड करेंगे। और इसको डिसीजन लेने के लिए हम जिस श्रेणी का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और यह केवल यहीं पर काम नहीं आएगी, यह आपकी काफी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। छोटी क्लासों में आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, जिसमें धातुओं की जो हम कह सकते हैं क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है वह आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल वो सेम यही चीज होती थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो पहला बात आती है, आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम कहते हैं विभिन्न तत्वों के यदि मानक अपचयन विभव ज्ञात करे जाएं। क्या शब्द मैंने बोला? मानक अपचयन विभव। मेरे पास अलग अलग धातुएं हैं तो सब धातुओं के मैं मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लूं और यदि उनको एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दूं तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी उसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो पहले परिभाषा लिखते हैं जिससे आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएं। तो क्या परिभाषा है? विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को यदि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अब यहां पर हमने क्या कहा कि विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को यदि बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे कम मानक अपचयन वाले पदार्थ आएंगे और लास्ट में कौन आएंगे? जिनका मानक अपचयन सबसे अधिक होगा। तो इस बात को भी यहां इंगित कर देते हैं कि यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो श्रेणी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में वे तत्व आते हैं जिनका मानक अपचयन विभव कम होता है तथा अंत में वे तत्व आते हैं जिनका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है। तो मुझे लगता है ये मानक जो हमारी अपचयन विभव है यह आपको पता होगा। हमने इससे पहले बात करी थी रिडॉक्स अभिक्रियाओं की। रिडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की घटनाएं एक साथ होती है। और ऑक्सीकरण की घटना क्या होती है कि कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह क्या है? उसका अपचयन हो रहा है। तो हमने क्या करा
कि विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिए। अब यहां पर जब शब्द आया है मानक, क्या आया है? मानक। तो मानक आपको ध्यान हो, हमने क्या कहा था? मानक के लिए कहा था कि अब मानक अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए हमने कहा था अर्ध सेल का उपयोग करते हैं, और अर्ध सेल में कंडीशन क्या लेते हैं मानक के लिए कि जो ताप होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, पहली बात। दूसरी बात, जो हम विलयन ले रहे हैं उस विलयन की जो मोलरता होगी वह मोलरता 1m होगी, एक उसकी जो मोलरता होगी वो एकांक होगी, सेकेंड बात। तीसरी बात, उसका जो दाब होगा, विलयन पर जो दाब होगा वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या बात बताई थी आपको पिछली बार? मानक का अर्थ बताया था ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, दाब हमने कहा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और यदि तीसरी हम कहें कि विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ये कितनी होनी चाहिए? 1m होनी चाहिए। तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी कि मानक शब्द का क्या अर्थ है। तो जब हम कहते हैं विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव, तो मानक स्थिति पर उनके अपचयन विभव ज्ञात किए जाते हैं। किसका उपयोग किया था अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए? हमने करा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करा था, जिसका कि अपचयन विभव हम मानते हैं हमेशा शून्य, और उसको जोड़ जोड़ करके, अलग अलग इलेक्ट्रोडों के साथ जोड़ जोड़ करके हम अलग अलग इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव ज्ञात करते हैं, और उन्हीं को जब एक श्रेणी में रख दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मुझे लग रहा है वो इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको मानक शब्द बता दिया क्या है, अपचयन बता दिया। अपचयन वह क्रिया है जिसमें कोई तत्व क्या करता है, यदि अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो हम कहेंगे वो अपचयित हो रहा है। तो मानक अपचयन विभव, और विभव वो अर्ध सेल का विभव जो होगा, तो उसको यदि बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या है, इसको हम लिखते हैं। तो श्रेणी के तत्व हम यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहला हमारा आता है, इसमें जो तत्व होता है वो हमारा था लिथियम से शुरू करते हैं, Li। अब लिथियम तत्व आता है तो आखिर अभिक्रिया क्या होती है इसमें? इसकी जो अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोड पर वो इस प्रकार से होती है, लिथियम का जो आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके लिथियम के, हम कह सकते हैं उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है इस श्रेणी में लिथियम। फिर दूसरा आता है पोटेशियम। पोटेशियम की भी यदि ऐसी अभिक्रिया लिखें तो यह आ जाएगा K प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे हमारा क्या हो जाएगा, K हमारा आ जाता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं लगभग सेम है सारी की सारी। तो अब हम अभिक्रियाओं को नहीं लिख रहे हैं बार बार, सीधे हम श्रेणी लिख रहे हैं। तो श्रेणी क्या है, LiKCANAMgAl जड़, जिंक। आगे है CrFe, ये सेकंड श्रेणी हमारी यहां पर आ गई, यहां पर होगी। उसके बाद आगे है और लास्ट में हम कहें, श्रेणी तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ी है, लेकिन हम यहां मुख्य मुख्य तत्वों को क्रम में लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी आगे पहचान करने के लिए या इस श्रेणी का उपयोग करने के लिए। अगला हमारे पास जो आता है वह आता है ये हमारे पास श्रेणी है। तो देखिए ये श्रेणी कहां से शुरू हो रही है, लिथियम से शुरू हो रही है, और यह हमारी ऊपर से चलती है नीचे की ओर, इस प्रकार से चलती है। फिर यहां से फिर ये यहां पर चलती है, यहां से फिर ये नीचे की ओर चलती है, ऐसे। तो हमने इसमें कितने तत्व रखे हैं आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तत्व रखे हुए हैं। तो बहुत सारे तत्व, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यही वाला है। यदि इतने को तैयार कर लोगे तो आपका मैक्सिमम जगह पर काम चल जाएगा आसानी से। अब ये हमने श्रेणी रख दी।
अब फिर से हम अपनी परिभाषा में चलते हैं कि विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव को यदि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम का अर्थ यह हो गया कि लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है, और मानक अपचयन विभव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0, और लिथियम का है तो हम लिख लेते हैं Li, और लिथियम का जो हमारा होता है वह निकल के आता है -3.05 वोल्ट, ऐसे लिख लिया मैंने। कितना है लिथियम का मानक अपचयन विभव, 3.05 वोल्ट के बराबर है। इसका अर्थ है, देखिए यहां पर ये माइनस का निशान प्रदर्शित कर रहा है कि इसका मानक अपचयन विभव लिथियम का सबसे कम है। जैसे जैसे आप यहां से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मानक अपचयन विभव का मान भी बढ़ता चले जाएगा। और सबसे लास्ट में है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव हमारे पास होता है वह होता है पॉजिटिव में, और वो होता है 2.87। तो फ्लोरीन का हम लिख रहे हैं, हम चाह रहे थे यहां भी क्रिया भी लिखें तो लिख लेते हैं E0F बराबर होता है 2.47, बल्कि 4 नहीं, ये होता है 87। ध्यान रखिएगा ये किस में होता है, पॉजिटिव में। तो सबसे कम लिथियम का मानक अपचयन विभव जो कि -3.05 वोल्ट है, और सबसे अधिक अपचयन विभव किसका, फ्लोरीन का, जो कि +2.87 वोल्ट है। बाकी सबके इनके बीच में है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है वह बात ध्यान देने की है इस हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव लिया जाता है वह लिया जाता है हमेशा 0। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे ऊपर के जितने तत्व हैं यहां से पहले के, यानी कि ये वाले सारे, इन सब के मानक अपचयन विभव क्या होंगे, माइनस में होंगे। और इस हाइड्रोजन के बाद के जितने तत्व हैं इन सब के मानक अपचयन विभव क्या होंगे, प्लस में होंगे, धन में होंगे। तो H का मानक अपचयन विभव यानी कि E0H, इसको मानते हैं 0.0 वोल्ट। चाहे आप इसको मानक अपचयन विभव कहिए या इसका मानक ऑक्सीकरण विभव कहिए, दोनों ही स्थितियों में जो वैल्यूज होती है वो सेम आती है, 0 आती है। क्योंकि हाइड्रोजन जिस प्रकार से अपचयन की अभिक्रिया कर रहा है, हम कह सकते हैं उसी प्रकार से उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है। वह हाइड्रोजन का जो एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। वो एक प्रकार से उदासीन है। यदि उसे किसी कैथोड के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एनोड की भांति व्यवहार करेगा, और यदि उसे किसी एनोड की से जोड़ दिया जाए तो वो कैथोड की भांति व्यवहार करता है। और उसी से हम क्या करते हैं, इन सब के मानक अपचयन विभव भी ज्ञात करते हैं। तो मुझे लग रहा है यह समझ में आपको आ गया होगा। हम केवल आपको इस फ्लोरीन की अभिक्रिया बताना चाह रहे थे कि फ्लोरीन किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो फ्लोरीन की अभिक्रिया हम कहां लिख सकते हैं, हम इसी के ऊपर लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं। क्योंकि हमारा फ्लोरीन क्या होता है, आपको ध्यान हो, ये हमारा हैलोजन तत्व है। तो हैलोजन तत्वों की खास बात क्या होती है, ये हमारे F हमारा है, और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना देता है, F का आयन बना देता है। यदि आप वैसे लिखना चाहे तो F2 + 2 इलेक्ट्रॉन से 2F आयन ये तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई। मुख्य ध्यान देने वाली बातें क्या क्या हैं, की पॉइंट क्या है इस श्रेणी के, कि लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम जो कि माइनस में है, और सबसे लास्ट में जो तत्व है फ्लोरीन, उसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है जो कि है प्लस में है, +2.87। और इन दोनों के बीच में जो 0 पॉइंट आएगा, जिससे एक तरफ के तत्वों के अपचयन विभव सारे ऋणात्मक होंगे और उसके बाद के सारे तत्वों के अपचयन विभव धनात्मक होंगे, वह जो मिड पॉइंट है वो हमारा है हाइड्रोजन, और इसका जो अपचयन विभव माना जाता है वो माना जाता है 0। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। अब क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग के तत्व देखिए, तो ये हमारे जो तत्व हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये हमारे क्या हैं, मटेरियल्स हैं। कौन से, हमारे धातु तत्व हैं। आवर्त सारणी आपने यदि देखी हो आवर्त सारणी में, तो ये जो हमारे तत्व आते हैं ये फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के तत्व आ रहे हैं। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारे स्टार्टिंग के हैं, यानी कि ये धात्विक तत्व हैं। लास्ट में यदि बात करें तो आप देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हमारे कौन से तत्व हैं, ये हमारे हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं जो कि 17वें वर्ग के हैं। जबकि ये जो हमारे स्टार्टिंग के तत्व हैं ये पहले तथा दूसरे वर्ग के हैं। तो जो धातु होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वे जितनी भी, जिनको हम कहते हैं बिल्कुल एक्टिव मटेरियल्स कहते हैं,
यानी कि क्रियाशील धातुएं कहते हैं, जिनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है धातुओं में। और धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है धातुएं। तो इसका अर्थ है कि इनके अंदर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने का गुण सबसे अधिक है, और साथ ही हम कह सकते हैं इनका जो अपचयन विभव है वो सबसे न्यूनतम है। जबकि लास्ट में जो हैलोजन परिवार होता है, जिसमें क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तत्व हैं, उनका जो अपचयन विभव है सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्यों होती है आपको पता है? सबसे अंतिम कक्षा में केवल 8 होने के लिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और वही इलेक्ट्रॉन इनको पूरा करने की ये क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। इसलिए यह कोशिश करते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलने का अर्थ है कि इसमें अपचयन हो रहा है। इसलिए इनका अपचयन विभव सबसे अधिक और इनका अपचयन विभव सबसे कम होता है। तो इतनी बात आ गई। तो अब इसके गुणधर्मों को हम करेंगे आगे, पर हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आखिर इस इतनी बड़ी श्रेणी को 21 तत्वों को याद कैसे करें? तो यहां पर मैं आपको एक निमोनिक्स, एक ट्रिक दे रहा हूं इनको याद करने की। यदि आपको ठीक लगे तो आप उसका उपयोग कीजिएगा, और यदि आप सीधे ही याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल हम जो ट्रिक दे रहे हैं इसको याद करने की, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी को जब याद करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा निमोनिक्स आएगा, वो आएगा ली के काना मांगे आल जन। पहली निमोनिक्स ये है। ये शुरू कहां से होगी हमारी? LIKCANAMGAL तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के तत्व आपके यहां तक मिल जाएंगे। कैसे करेंगे? ली यानी कि Li, के यानी कि पोटेशियम, का यानी कि Ca, ना यानी कि सोडियम आ जाएगा ना, मांगे यानी कि Mg, ऑल यानी कि Al, Zn मतलब जन मतलब Z। तो पहला निमोनिक्स आपको ये याद करना है, जिसके कारण आपके यहां तक के तत्व आ जाएंगे, ऑल जन, ये आ जाएगा नीचे तक, यहां तक। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहां पर हम ले दें यहां से लेके यहां तक के तत्व, और ये हमारे क्या लिखे जाएंगे? इसमें लिखेंगे सेकंड में, इसको लिखते हैं हम कर फिर कूद नी सुन, कर फिर कूद नी सुन। तो अब तत्व क्या आ जाएंगे? कर यानी कि Cr, फिर यानी कि पहला वर्ड Fe, कूद यानी कि Cd, नी यानी कि Na निकिल, और सुन यानी कि Sn। तो ये हमारे यहां से लेके यहां तक के तत्व हो गए। तीसरे निमोनिक्स की यदि बात करी जाए तो तीसरा हमारा यहां से शुरू होगा, हाइड्रोजन से शुरू होगा। अब इसको हम यहां से लेके यहां तक के इसमें तत्व लेंगे, तो इसके लिए है कौन इधर आज, है कौन इधर आज, या आप एक दूसरी जगह भी दूसरा भी आता है, इनके भी पहले पहले वर्ड लेंगे वही आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं है कुआ ईला आज। इन दोनों में से कुछ भी यूज कीजिए। तो है के लिए H, है के लिए आप क्या यूज करेंगे वर्ड? ये हमारा हो गया H, कुआ यानी कि Cu, ईला यानी कि I, आज यानी कि Ag। तो कौन कौन से तत्व हो गए? H, Cu, I, Ag। अब हमारे पास कौन से बचे? Hg, Br, Cl, Au, F। तो इसके लिए जो हम निमोनिक्स यूज करेंगे वो हमारा होगा, यहां से शुरू कर रहे हैं, चौथे नंबर पे हम यूज करेंगे, हमारा है मरकरी से शुरू होता है, तो हम लिखते हैं पारो बाहर कल आना फिर, पारो बाहर कल आना फिर। तो फिर इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? पारो यानी कि ये पारा है, यानी कि Hg, बाहर यानी कि ब्रोमीन, कल यानी कि Cl, आना यानी कि Au, फिर यानी कि F। ये हमारे आगे। आपको ध्यान हो तो क्लास 11th में हमने जब आवर्त सारणी का इस्तेमाल किया था वहां पर भी निमोनिक्स यूज करे थे।
तो वहां पर भी जो लास्ट हमारा हेलोजन तत्व होता था उसको हमने कहा था फिर कल बाहर आई आंटी, FClBrI, इस प्रकार से उसे याद करवाया था। तो बिल्कुल वही वर्ड हमारे यहां पर आ रहे हैं। तो यदि आपने ये 4 निमोनिक्स यूज कर लेंगे तो आप ये पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको यह याद हो गई तो काफी चीजें आप देखेंगे आप भविष्य में आपके लिए आसान होगी, खासकर जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। तो जब वो विस्थापन करते हैं, आप एक तत्व को हटा करके उसकी जगह दूसरा तत्व लिख लेते हैं, जिन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, वहां पर आपकी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी काफी काम करेगी। दूसरा, जब हम हाइड्रोजन गैस हम कहते हैं निकालते हैं बहुत सी चीजों में, अम्लों से जब हाइड्रोजन गैस यदि बाहर निकालनी हो तो वहां के लिए भी आप देखेंगे रासायनिक श्रेणी काफी उपयोगी होगी। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी पे आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह तो देख लिया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और उसको किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है, और उसका मैंने जो याद करने का तरीका वो भी आपको बता दिया है। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बात है, इस पे चर्चा करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता कि इसके अंदर क्या खास बात है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। पहले आप यदि देखें तो मैंने आपको एक बात कही थी कि यदि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता चल जाए तो आप ये जान सकते हो कि कौन सा तत्व हमें कैथोड के रूप में प्रयोग करना है, कौन सा एनोड के रूप में प्रयोग में लाना है। तो इस चीज को समझते हैं। पहली बात, हमने आपको बताया कि ये जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर जो परिवर्तन हो रहा है वह है मानक इलेक्ट्रोड विभव का। मानक इलेक्ट्रोड वो विभव जो है वो लिथियम का सबसे कम है, जो कि माइनस में है, और वो बढ़ता चले जा रहा है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन पर आकर के माइनस से 0 में पहुंचता है, यानी कि बढ़ रहा है, और उसके बाद ये आगे बढ़कर फ्लोरीन में बढ़ता चले जा रहा है। फ्लोरीन में जाते जाते प्लस 2.87 वोल्ट हो गया। इसका अर्थ है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव लिथियम का सबसे कम, हाइड्रोजन का 0 और फ्लोरीन का क्या है, धनात्मक है। अब यहीं से आपको इस बात को समझना है कि कैसे हम चयन करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, किस धातु का। तो इसके लिए पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, तो अब तो के बाद हमारा फर्स्ट आता है, यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप उपयोग में ला रहे हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब एनोड की भांति काम करेगा, कब कैथोड की भांति कार्य करेगा, इसको समझना है। तो यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप उपयोग कर रहे हो तो जितने भी हाइड्रोजन से पहले के तत्व हैं, इन सब के जो इलेक्ट्रोड होंगे वह एनोड की भांति व्यवहार करेंगे। तो क्या कहा मैंने कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है तो ऋणात्मक मानक, इसे कहते थे अपचयन विभव वाले तत्व एनोड की भांति व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई हो। यदि आपने एक हाइड्रोजन का यदि इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरा हाइड्रोजन से पहले लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोड लिया तो ये जो इलेक्ट्रोड होंगे ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, एनोड की भांति व्यवहार करेंगे। इसका अर्थ है कि इस स्थिति में जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होगा वह हमारा किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। पहली बात। सेकेंड, हम कहते हैं यहीं पर धनात्मक मानक अपचयन विभव वाले तत्वों के इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति व्यवहार करते हैं, कैथोड की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे Cu या F, इस तरीके से आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ऊपर वाले का भी यदि यहां पर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे K हो गया या Na हो गया, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है ये बात अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि यदि एक हाइड्रोजन हमने इलेक्ट्रोड ले लिया और उसके साथ यदि ऋणात्मक मानक अपचयन विभव जिनका ऋणात्मक है उन्हें जोड़ें तो वे सारे एनोड की भांति व्यवहार करेंगे, और यदि धनात्मक अपचयन विभव वालों को यूज करेंगे तो वो कैथोड की भांति व्यवहार करेंगे। तो अब सीधी बात है, इसको हटा दिया आपने, हाइड्रोजन को हटा दिया, तो सीधी बात है ये नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, तो जो नीचे वाला होगा वो जिसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होगा वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति, और जिनका ऋणात्मक होगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, एनोड की भांति व्यवहार करेगा। तो मेरे को लगता है अब आप कोई भी आप सेल में आपको कहा जाए कि एक आपने ले लिया जिंक और एक आपने ले लिया, मान लेते हैं कोई भी दूसरा तत्व ले लिया, मान लेते हैं हमने मरकरी का ले लिया, तो अब आपको कही कि बताइए कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, तो आप देखेंगे जिंक पड़ता है यहां पर और Hg मरकरी पड़ता है यहां पर, तो जिंक का ऋणात्मक है इसलिए ये एनोड की भांति व्यवहार करेगा, और मरकरी का जो अपचयन विभव है वो धनात्मक है इसलिए ये कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। आसान हो गया आपके लिए। सेकंड इसका जो उपयोग है, तो अब दूसरी विशेषता की बात करें। हमने आपको कहा कि लिथियम से नीचे की ओर बढ़ें तो मानक अपचयन विभव बढ़ता है, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वह सबसे कम ऑक्सीकारक होगा। क्या कहा मैंने, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसके भीतर ऑक्सीकारक गुण या क्षमता न्यूनतम होगी। पहली बात समझ में आ गई होगी कि लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है इसलिए इसके अंदर ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक क्षमता कम है। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, स्वयं में एक अच्छा ऑक्सीकारक होना और ऑक्सीकारक की क्षमता या ऑक्सीकारक गुण होना दोनों अलग अलग चीज है। स्वयं की बात अलग है। जब हम कहते हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है तो इसका अर्थ है कि यह दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब ऑक्सीकारक गुण का अर्थ क्या है, मैं कहूं कि मेरा ऑक्सीकारक गुण अच्छा नहीं है, मेरे ऑक्सीकारक गुण अच्छा न होने का अर्थ यह है कि मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं उसको इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। और यदि मेरे अंदर यह क्षमता होती है कि मैं दूसरे को कहता कि चल भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे फट से, तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, मेरे कहने पे यदि एकदम त्याग कर देता तो मैं कहता ये मेरा ऑक्सीकारक गुण बहुत अच्छा है, ये मेरी प्रेरण क्षमता है, मैं दूसरे को कहता हूं फट से त्याग कर लेता है। तो इसलिए दोनों बातों को समझो। मैं जरूरी नहीं है कि मैं स्वयं में क्या करूं, ऑक्सीकरण की क्रिया करूं, लेकिन मैं दूसरे को कैसे प्रेरित करता हूं, कैसे प्रभावित करता हूं ऑक्सीकरण के लिए, वही हमारी कहलाती है ऑक्सीकारक क्षमता। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जिनका मानक अपचयन विभव कम होगा, क्योंकि लिथियम का कम है तो इसलिए उसकी ऑक्सीकारक गुण या क्षमता क्या होती है, न्यूनतम। और साथ ही लिख लेते हैं जिसका ऑक्सीकारक, जिसका मानक अपचयन विभव लिखेंगे, एक ही गुण पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका मानक न्यूनतम होगी। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, होगी एग्जाम्पल लिथियम। और साथ ही लिख रहे हैं जिसका मानक अपचयन विभव
अधिक होगा उसका ऑक्सीकारक गुण या क्षमता अधिक होगी। और एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, सीधे फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ का। तो अब मैंने क्या कहा, जिनका मानक अपचयन विभव कम होगा, तो किसका कम है, जैसे मैंने कहा लिथियम का मानक अपचयन विभव क्या है, कम, तो इसका ऑक्सीकारक गुण भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन फ्लोरीन का जो सबसे लास्ट में है, उसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके भीतर ऑक्सीकारक गुण भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो लिखते हैं Li से F की तरफ चलने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, चलिए दूसरा हम जो गुण लेंगे वो लेंगे अपचायक गुण। तीसरा पॉइंट है हमारा, ये है अपचायक गुण के बारे में, क्योंकि यहां पर हमने किसकी चर्चा करी, ऑक्सीकारक क्षमता की या ऑक्सीकारक गुण की। और यहां पर अब हम किसकी बात करेंगे, अपचायक क्षमता या गुण, इसकी बात करेंगे अब की बार। तो अब ये समझिए, हम यहां ये कहते हैं कि जिसकी ऑक्सीकारक, जिसकी मानक अपचयन विभव जिसका सबसे ज्यादा हो, ये तो हमने ऊपर बात कर ली थी, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है, वहां पर हम कह रहे हैं उसका ऑक्सीकारक गुण भी सबसे अधिक है। क्योंकि आप पहले पॉइंट में यदि ध्यान दिए तो हमने कहा जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये तो हमने पहले इसकी बात करी, फिर लिखा जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसकी ऑक्सीकारक गुण कम होगा, और जिसका अधिक होगा उसके ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा। तो यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया। अब हम अपचायक गुण के बारे में कह रहे हैं। अपचायक गुण किसका अधिक होगा, पहले खुद समझिए कि आखिर अपचायक होता क्या है। एक तो होता है स्वयं में अपचयन, मैंने कहा मैं खुद हूं, मैं अपने आप में अच्छा एक अपचायक हूं। स्वयं में अच्छा अपचायक का अर्थ है कि मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता हूं, यह मेरा अपचयन का गुण है। लेकिन मैं दूसरे को अपचयन करने के लिए क्या प्रेरित करता हूं, यदि मैं कर सकता हूं तो तब कहूंगा मेरे द्वारा जो अपचायक गुण उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, मैंने कहा मान लेते हैं ये जो फ्लोरीन है, यहां पर लेते हैं, मैंने कहा एक ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, एक लड़का है, और इस फ्लोरीन की खास बात क्या है कि इसका एक, हम कह सकते हैं एक चस्का है कि यह पैसों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे मेरी जेब में रहें। तो यह क्या करेगा, इसके अगल बगल जितने भी लोग होंगे, क्योंकि इसका फ्लोरीन का गुण क्या है, यह चाहता है, मैं फ्लोरीन लड़का है, मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, यह चाहता है मेरी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे रहें। तो इसकी जेब में पैसे कहां से आएंगे भाई, स्वतः तो आएंगे नहीं। पैसे कब आएंगे, जब ये अपने अगल बगल जो भी लोग इसके दोस्त हैं उनसे पैसे निकालने की क्षमता रखता हो। तो यदि ये औरों से पैसे निकालने की क्षमता रखे तो क्या होगा, ये अपने आप में, तो अब पैसों की जगह क्या ले लीजिए, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो ये यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो ये अपने आप में तो अच्छा अपचायक है। और ये तभी संभव है जब अगल बगल वालों से ये इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो उन सबको क्या करेगा, ऑक्सीकारक होने पे मजबूर करेगा कि वो पैसे दे मुझे, तभी तो उसकी जेब भरेगी। तो तब कहेंगे कि ये अच्छा ऑक्सीकारक है, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वाले एग्जांपल में बताया। अब इसका दूसरा रूप समझिए। ये तो मैंने कहा कि इसके अंदर गुण है कि ये अपनी जेब में पैसे रखना चाहता है, इसलिए अपने अगल बगल वालों को कहता है कि मेरे को पैसे दो, तो दूसरे वाले पैसे देंगे तो वैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो अच्छे ऑक्सीकारक हो गए। किसके कारण, इसके प्रभाव के कारण। अब इसके दूसरे रूप को समझिए। ये तो हमने कहा था ये अपने आप में अपचायक है,
अब मैंने कहा देखो इसकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, पैसा अपनी जेब में रखने की। अब मैं कहूं कि ये अपने अगल बगल वालों को भी ये कहे कि भाई तुम भी क्या करो, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दो। मान लिया इसके अगल बगल वाले फिर से मैंने दोस्त बनाए, ये 4 दोस्त थे। अब इसने क्या कहा, इसकी खुद की तो क्या प्रवृत्ति है कि मैं पैसे को मुट्ठी से दबा के रखूं, अपनी जेब से बाहर ना निकालूं। अरे ये अगल बगल वाले बच्चों को क्या करा है, अपने दोस्तों को, यार तुम भी पैसे जमा करो जेब में। तो ये कैसे संभव होगा, ये तो तभी संभव होगा ना जब इस वाले व्यक्ति को, यदि ये पैसे जमा करना चाह रहा है अपनी जेब में, तो ये तभी तो पैसे इसके पास आएंगे जब ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, सब इसको देंगे तभी तो इसके पास पैसे आएंगे। लेकिन ये तो देना नहीं चाह रहा, ये तो अपनी मुट्ठी इसने क्या कर रखी, बट रखी है। तो इसका अर्थ है कि यह एक, हम कह सकते हैं लो लेवल का अपचायक है। ये ऑक्सीकरण तो अच्छा करता है, ये दूसरे पदार्थों को, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए तो मजबूर कर देता है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता कि आप इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करो, आप पैसों को ग्रहण करो। इसलिए हम कहते हैं ये फ्लोरीन जो है ये एक लो लेवल का अपचायक है। इसके अंदर जो अपचायक का गुण है, अपचायक की जो क्षमता है वो क्या है, कम है। देखो बच्चों, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैंने कोशिश करी है इस चीज को समझाने की, एक लड़के के एग्जांपल से मैंने दोनों बातें उसमें समझाई हैं। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि उसका अपना गुण कैसा है, अपना गुण क्या है एफ का, कि वो पैसे अपनी जेब में रखता है। अब वो पैसे अपनी जेब में रखता है तो उसके पास पैसे कहां से आएंगे, उसके अगल बगल वाले लड़कों से आएंगे। तो यदि उसको अंदर पैसे जेब में रखने की उसकी इच्छा है तो उसको बाकियों से क्या करने पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे। तो वो स्वयं में एक अच्छा अपचायक हो गया और बाकियों को उसने ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि अब पैसों की जगह आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो यदि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बाकी सबको कहना पड़ेगा कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन त्यागो। वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तभी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो अपने आप में अच्छा अपचायक हो गया और दूसरों के लिए एक अच्छा ऑक्सीकारक गुण रखने वाला हो गया। अब दूसरा स्टेज समझिए इसकी, जो हम सेकंड बता रहे हैं। हमने कहा ये अपनी जेब में तो पैसे रखना चाह रहा है और दूसरों को कह रहा है भाई तुम भी पैसे रखो अपनी जेब में। भाई दूसरों के पास तो पैसे तभी आएंगे ना जब हम सब क्या करेंगे, उसको पैसे देंगे। और हमारे अंदर तो ऑक्सीकरण गुण है नहीं, पैसे देने का गुण है नहीं, तो उसके पास, बेचारे के पास कैसे पैसे आएंगे। तो जो इस व्यक्ति के, जो अपनी जेब में पैसे रखे रहना चाहता है, बाहर देना नहीं चाहता, इसके संपर्क में जितने दूसरे वाले दोस्त आएंगे वो अपनी जेब में पैसे इकट्ठे नहीं रख सकते, क्योंकि उनको देने वाले ही नहीं है। तो इसी बात को यहां पर हमने यहां बताया है कि जो अपचायक गुण या क्षमता होती है वह फ्लोरीन की सबसे कम होती है और लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। तो क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की अपचायक, फ्लोरीन का या फ्लोरीन की अपचायक क्षमता सबसे कम तथा लिथियम की अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको सीधे एक वर्ड में कहें तो आप सीधे ये कह सकते हो कि जिसका मानक अपचयन वैभव सबसे कम होगा उसकी जो अपचायक गुण होगा या अपचायक जो क्षमता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा उसकी हम कह सकते हैं अपचयन क्षमता या अपचायक गुण सबसे कम होगा। कोशिश करिए मैंने एक्सप्लेन करने की, यदि आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो प्यारे बच्चों कोशिश कीजिएगा इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। या सीधा एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं मैं आपको कि आप सीधे सोचिए कि लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है तो इसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी। अपचयन विभव सबसे कम लेकिन अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा। दूसरा, इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा तो अपचायक गुण सबसे कम। अब ऑक्सीकारक जो गुण होगा बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसे तैयार करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि इस रस विद्युत रासायनिक श्रेणी का लाभ क्या क्या है, उसको करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी का आपको किस प्रकार से निर्माण करना है, फिर और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहां तक हमारी बात पूरी हो गई। अब बात है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का हमारी केमिस्ट्री में उपयोग क्या है।
तो कुछ बातें तो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने उसकी विशेषताएं बताई थी। अब कुछ अन्य बातों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता या उपयोग। सबसे पहला है इसका उपयोग होता है कि धातुओं की क्रियाशीलता को जानने के लिए। पहला मैंने क्या कहा, पहला है धातुओं की क्रियाशीलता, कि कौन सी धातु कितनी अधिक क्रियाशील है, इस बात को ज्ञात करने के लिए भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। आपको ज्ञात हो तो जब हमने श्रेणी बताई थी तो आपको बताया था कि ये जो स्टार्टिंग के तत्व हैं जितने भी हमारे हैं, चाहे लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये हमारे जो हमारी आवर्त सारणी है उसके पहले वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के तत्व हैं। और जो पहले वर्ग के तत्व और द्वितीय वर्ग के तत्व हैं वो सबसे क्रियाशील धातुएं मानी जाती हैं। तो यहां पर एक बेनिफिट इसका यह है कि वहां पर हम वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आए तो आप पहले वर्ग में देखेंगे तो वो है ये इस प्रकार से हमारा वर्ग है। तो ऊपर से नीचे आकर के हम कहते हैं इनकी धात्विकता बढ़ती है। फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं HLI NaK Rb CSFr, ये हमारा पूरा वर्ग है। तो ऊपर से नीचे हम आते हैं तो हम क्या कहते हैं, इनकी धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता बढ़ने का अर्थ इनकी क्रियाशीलता बढ़नी चाहिए। लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें परफेक्ट रूप में बताती है कि भाई लिथियम की सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया था आवर्त सारणी में इसका स्थान तो फिक्स है नहीं, तो लिथियम की सबसे ज्यादा है। और लिथियम के बाद भले ही सोडियम आता है, लेकिन यहां पर यह कहता है कि लिथियम के बाद दूसरी क्रियाशीलता जो है सबसे एक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, जो कि सोडियम के बाद है। जबकि पोटेशियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद हमारा क्या होता है, सोडियम का नंबर आता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम ज्ञात होता है कि कौन धातु कितनी अधिक क्रियाशील है। और स्टार्टिंग के तत्व ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी कि लिथियम, और सबसे कम हमारी कौन सी होगी, F। अब आप सोचिए कि धातुओं की क्रियाशीलता का अर्थ क्या है। धातुओं की क्रियाशीलता का अर्थ है कि धातुएं क्या करती हैं, उनका एक स्वाभाविक गुण है कि वो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और धन आयन में परिवर्तित होती है। तो यह जो प्रवृत्ति है ऊपर से नीचे आने पर इन सब तत्वों की क्रम से है। और सबसे कम प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की, वो है फ्लोरीन की। आप जानते हो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए तो तैयार है तुरंत, एकदम जो हैलोजन तत्व हैं बहुत अधिक क्रियाशील हैं जो धातुओं में, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती है, यह ऑक्सीकारक का काम नहीं करती है। तो इसलिए हमने आपको क्या बात समझाई, यहां पर हमने कहा कि ऊपर से नीचे आए तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इस बात को यहां पर लिख रहे हैं, हमने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है। तो Li की सबसे अधिक और F की सबसे कम होगी क्रियाशीलता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा ये आ गया। दूसरा हमारा होता है जो इसका दूसरा जो उपयोग होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, वह हमारा है दूसरा, यदि हम लवण विलयनों की बात करें तो लवण विलयनों में धातुओं का विस्थापन किस प्रकार से होगा, इस बात को भी हम इस रासायनिक श्रेणी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समझिए क्या कहा मैंने, लवण विलयनों से धातुओं का विस्थापन, इसका अर्थ यह है कि कौन सी धातु, मेरे पास कोई एक लवण विलयन है, मान लेते हैं मैंने एक लवण विलयन लिया, एग्जांपल मैंने एक लिया कॉपर सल्फेट CuSO4। अब मैं चाहता हूं इस लवण विलयन से कॉपर को मैं हटाना चाह रहा हूं, इसको हटाना चाह रहा हूं, इसकी जगह कुछ दूसरा आ जाए, कॉपर को बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा। यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए इस श्रेणी में कॉपर कहां है, यहां। तो इससे ऊपर के कोई भी तत्व को आप उपयोग में लाएंगे तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन यदि कॉपर के नीचे वाले तत्वों को लाने की कोशिश करोगे तो ये नीचे वाले तत्व इस लवण विलयन से कॉपर को नहीं हटा पाएंगे।
इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें यदि मैं कहूं तो मेरे पास जैसे है, आप मान लेते जिंक ही ले लिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मैंने लिया, तो ये हमारा बन गया जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो सकता है। लेकिन यदि मैं यहां उल्टी अभिक्रिया कर दूं, मैं यहां पर Au को ले लूं, मैंने कहा ये हमारी रिएक्शन क्या है, संभव है। लेकिन यदि मैं दूसरी अभिक्रिया लूं, मैंने कहा यहां पर मैंने ले ली Au, गोल्ड को मैंने यदि ले लिया, और किसके लिए, कॉपर सल्फेट से किसको निकालने के लिए, कॉपर को निकालने के लिए, तो यह अभिक्रिया घटित होने वाली नहीं है, यह अभिक्रिया घटित नहीं होगी, यह AuCu को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इन चीजों का भी हमें ज्ञान क्या होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से होता है। तो हमने क्या कहा, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि श्रेणी में ऊपर के तत्व नीचे के तत्वों को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे के तत्व ऐसा नहीं कर सकते। ये हम जो भी आपको नियम बता रहे हैं एक जनरलाइज फॉर्म है, ये स्पेशल केस जो होगा वो तो हम भविष्य में कभी चर्चा करेंगे जहां जहां उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन ये एक जनरल नियम जो है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित। तीसरा जो इसका बेनिफिट है विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग है वो यह है कि यदि हम किसी अम्ल से, कोई तनु अम्ल है हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि हमारे पास है एसिड का, तो उससे यदि हम हाइड्रोजन को मुक्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से पहले वाला कोई भी तत्व से यदि क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। लेकिन यदि इस हाइड्रोजन के बाद वाले तत्वों का उपयोग करोगे तो हाइड्रोजन को ये मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वह आएगा, तीसरे में आ गया, धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करना। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करना। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा हमारे पास है H2SO4 का एक तनु विलयन है। अब इससे मैं हाइड्रोजन को निकालना चाह रहा हूं, हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं हाइड्रोजनीकरण निकाल रहे हैं, यानी कि इससे हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं तो कोई भी पहले वाला आप तत्व ले लीजिए। तो कोई भी पहले वाला तत्व यदि हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमारा ये है, तो यहां से इनके ऊपर वाला कोई भी आप तत्व ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने कहा इसमें लिखें, मैं H2SO4 है मेरे पास, इसकी क्रिया मैंने करवाई, इसके ऊपर मान लेते कैल्शियम है, तो कैल्शियम से करवा दे तो क्या बन जाएगा, CaSO4, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ये H2 कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो हाइड्रोजन से पहले के जितने भी तत्व हैं वह सब क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को मुक्त करवा सकते हैं अम्ल से, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो सकती है, लेकिन बाद के तत्व ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी बात को लिख रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से हाइड्रोजन के पूर्व के तत्व किसी तनु विलयन से हाइड्रोजन को मुक्त करा सकते हैं, जबकि बाद के तत्व नहीं। तो इस प्रकार से हमने यहां तीन उपयोग देखे, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे Ca प्लस H2SO4 में CaSO4 प्लस H2 बना, यदि यहां पर हम Ca की जगह यहां से कोई तत्व ले ले, मान लो मैं सिल्वर ही ले लूं, तो वह क्या करेगा, हाइड्रोजन को इस प्रकार से रिप्लेस नहीं करा पाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस श्रेणी को समझ सकते हैं। सीधी सीधी बात है, यहां पर मुख्य चीज जो आई, सबसे पहला शब्द आया क्रियाशीलता का। तो
जो जितना अधिक क्रियाशीलता, क्योंकि ऊपर के तत्व ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घट रही है, जो जितना क्रियाशील होगा वो अपने नीचे वालों को उतनी जल्दी से क्या कर देगा, रिप्लेस कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।